2023 पारित। राज्यसभा में वित्त विधेयक में किए गए संशोधन को भी लोकसभा ने किया पारित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर किया पलटवार। कहा, अहंकार में डूबे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर उठा रही है सवाल। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कानून के तहत राहुल को अयोग्य किया गया घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार से संबंधित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर लोगों को धोखा देने के लिए फर्जी डेटा निर्माण का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार केंद्र को कर रही है गुमराह। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूपी पुलिस की एक टीम माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली से लाई प्रयागराज। और दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं। के कविता की अर्जी पर एससी में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टली। कोर्ट ने ईडी और के कविता को अपनी दलीलों के समर्थन में लिखित नोट जमा कराने को कहा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर भी नारेबाजी की गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विपक्ष के नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 और वित्त विधेयक 2023 मूल स्वरूप में लोकसभा में वापस लौटाया। उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में वित्त वर्ष 2023-2024 के बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। पिछले सप्ताह लोकसभा ने विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा में आज जब दोपहर बाद 2 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए थे। तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, डीएमके, वामदल और अन्य सदस्य शोर शराबा करते रहे। हंगामे के बीच सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ऊपरी सदन ने विनियोग विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को भी बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल न पिछड़े समुदाय से माफी मांग रहे हैं और न ही कोर्ट में माफी मांग रहे हैं। अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए
संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सावरकर को जानने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब सावरकर को जान पाएंगे। और सावरकर बनना तो उनके लिए, जिस सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी, वो कभी सेलुलर जेल गए हैं, एक बार सेलुलर जेल जाकर के देख लें, तब पता चलेगा कि सावरकर क्या है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के मसले पर कहा कि देश में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारे प्रकरण को राहुल गांधी को राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि कानून के चश्मे से देखना चाहिए। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको फर्क करना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता में और गाली देने की स्वतंत्रता में उनको फर्क करना चाहिए। वो इसको सारे प्रकरण को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उनको इसको राजनीति के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, उनको कानून के चश्मे से देखना चाहिए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि गलत बयानबाजी और झूठा प्रचार करना इनकी पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ चुकी है, अब कांग्रेस का काला जादू चलने वाला नहीं है। काला जादू हमेशा किसी चीज को नष्ट करने के लिए होता है, किसी चीज के सृजन करने के लिए नहीं होता है। हम बहुत साफ कहना चाहते हैं कि ये काला जादू आप किस पे करना चाह रहे हैं? अपने काले कारनामों, काली कारगुजारियों, अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, या न्यायालय पे आरोप लगाने के लिए, या पिछड़े समाज का अपमान करने के लिए? जितनी भी कालिमा आपके अंदर भरी है, अब ये काला जादू का कोई प्रभाव भारत की जनता पे नहीं होने वाला। वो जमाने चले गए। मुंबई में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा सावरकर जी पर दिए गए बयान की निंदा की। सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो वो कीर्ति करके दिखाएं, सिर्फ बयानबाजी ना करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वीर सावरकर का बार बार जो अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र वीर सावरकर का देश की आज़ादी के लिए जो योगदान है ये सभी को पता है। उनका बार बार अपमान करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, राज्य में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के सम्मान के प्रति सावरकर प्रेमी सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत है। वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। सावरकर जी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहे हैं। हम जो आज महाराष्ट्र में जो लड़ाई कर रहे हैं उसकी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी।
हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस के सदस्यों के सदन में काले कपड़े पहनने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने सदन को अपमानित किया है। पीयूष गोयल ने कांग्रेस के सदस्यों पर सदन को न चलने देने का आरोप लगाया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई को बार बार कांग्रेस के सदस्य चलने नहीं दे रहे हैं। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कोर्ट द्वारा 2 वर्ष के लिए दोषी करार हुआ है वो अपने आप ही अयोग्य घोषित हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोग्य घोषित होने का कोई पहला केस नहीं है। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रखा है कि जिस वक्त 2 वर्ष की सजा किसी भी एमपी या एमएलए को होती है, उसी समय से ही स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। स्पीकर ने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई जो उनके पास, जिसमें उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। और यह है लिस्ट। 12 ऐसे और केसेस हैं जो अभी तक ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हुए। सुप्रीम कोर्ट पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत में ओबीसी समाज एक बड़ा समाज है। जिस प्रकार से ओबीसी समाज का अपमान हुआ है उससे ओबीसी समाज आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए, संसद में भी ओबीसी समाज के लोग चुनकर आए हैं। भारत में ओबीसी समाज बहुत बड़ा है और देश भर में उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भी चुन के आते हैं। मैं उन दोनों माननीय मुख्यमंत्री की मजबूरी समझ सकता हूं कि उनके पास कोई पर्याय नहीं है, पर दिल में उनके जरूर चोट पहुंची होगी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरे समाज का अपमान किया है। और वैसे तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर कोई उनके कहे हुए रास्ते पे नहीं चलता, एक परिवार के कहे हुए रास्ते पे, तो तुरंत सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। तो बेचारे दोनों मुख्यमंत्री अपनी अपनी गद्दी संभालने में लगे होंगे, पर देश में आप देखिए कि पूरे ओबीसी समाज को कितनी आहत पहुंची है, कितना गुस्सा है कि इनके सत्याग्रह में भी सम्मिलित होने के लिए उंगलियों पे गिनने ऐसे संख्या में इनके सत्याग्रह में लोग आ रहे हैं। दिल्ली में एस्कॉन मंदिर 26 से 30 मार्च 2023 तक अपने परिसर में अपनी 25वीं वर्षगांठ समारोह आयोजित कर रहा है। आज समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। समारोह में अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति की संस्कृति बदलने से नेताओं का भी चाल चलन और संस्कृति बदली है। राजनीति की अगर संस्कृति बदली तो राजनेताओं का भी चाल चलन और संस्कृति बदली है। एक समय में हमारे नेता मंदिरों में जाने से शर्माते थे और आज अध्यात्मवाद की दुनिया में अध्यात्मवाद का प्रभाव से आज जो नेता विरक्त भाव से दूर खड़े थे वो चंदन लगा करके आजकल मंदिरों के दर्शन के लिए दिखते हैं। ये भी हमको याद है। वो जनेऊ दिखा करके बताते हैं कि हम भी अध्यात्मवाद से प्रभावित हैं। यह संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हमने देखा। महाराष्ट्र बीजेपी सांसदों ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संसद में शिवाजी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हम कहना चाहते हैं वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान कौन है? सावरकर जी, इसलिए सावरकर जी का अपमान
नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। जय भवानी। जय शिवाजी। माफी मांगो माफी हिंदुस्तान। सावरकर जी का। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। राहुल गांधी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वहीं बीजेपी 6 अप्रैल से देश भर में अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण से विशेष बातचीत की है। ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी के ओबीसी के सांसद यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने संसद भवन परिसर में। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कह रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी के खिलाफ, ये कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी नेहरू परिवार को आदत पड़ गया बार बार मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी देना। ये नहीं सह पा रहे दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री। ये समझते ये नेहरू गांधी परिवार ही हकदार समझते इस देश का, इसलिए बार बार अपमान किया जा रहा। पूरा ओबीसी समाज देश भर में नाराज है, इसलिए आज ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक अभियान चलाना चाहती है कि देश भर में गांव-गांव चलो, घर घर चलो, इनका पर्दाफाश करो। हमेशा नेहरू से लेकर आज तक ये ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मान ही नहीं रही है कि ओबीसी का उन्होंने अपमान किया था। फिर जब वो मान नहीं रहे हैं तो फिर आप लोग प्रदर्शन का रास्ता अपना रहे हैं, घर घर गाँव-गाँव जाएंगे। अरे ये 2 बार प्रधानमंत्री बनने के वजह से ही ये सही नहीं पा रहे कि बार बार उनके जाति के नाम पर टिप्पणी देना। जहां मोदी जी का वृत्ति था, जो चाय भेजा वो चाय वाले के नाम पर वो टिप्पणी करना, ये आदत पड़ गया। ये तो समझते हकदार इस देश का हमारे अलावा, नेहरू परिवार के अलावा कोई राज नहीं कर सकते। लोकतंत्र में ये देशवासियों का दिल जीतकर दोबारा ही नहीं तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसलिए ये मुद्दा खड़ा कर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने ये साजिश जो चला रहे, इसका पर्दाफाश करेंगे। अप्रैल 6 से गांव-गांव चलो, घर घर चलो अभियान होगा। क्या प्रारूप होगा, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार किस तरह ओबीसी समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया। ओबीसी आज पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर आज नीट के माध्यम से होने वाले परीक्षा में ओबीसी छात्रों को किस तरह आरक्षण दिया गया, अनेक जो उपलब्धियां मुद्दा जो है लोगों के बीच में ले जाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस अगर माफी नहीं मांगे तो कांग्रेस पार्टी और ओबीसी समाज उनको जरूर माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर के लक्ष्मण बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि 6 अप्रैल से बीजेपी देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है राहुल गांधी के बयान के खिलाफ। जो उन्होंने बयान दिया मोदी सरनेम को लेकर, ओबीसी का अपमान किया था, उसको लेकर बीजेपी 6 अप्रैल से देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब कुछ दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने तूर दाल के भंडार की ताजा स्थिति की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जमा किए गए अरहर दाल के भंडार की निगरानी करेगी। समुचित मात्रा में दलहन आयात की लगातार आवक होने के बावजूद बाजार के भंडार संघों द्वारा स्टॉक जारी नहीं किए जाने की खबरों की वजह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ये निर्णय आने वाले महीनों में अरहर दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को भी प्रकट करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर भी बहुत बारीकी से नजर रख रही है, ताकि वर्ष के आगामी महीनों के दौरान दालों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सके। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गौ आधारित उद्यमिता पर गुजरात के राजकोट में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन राजकोट गुजरात के रेसकोर्स ग्राउंड में 24 मई से 28 मई 2023 तक चलेगा। ये सम्मेलन केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न के साथ साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के स्वप्न को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।
ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के बैनर तले होने वाले इस सम्मेलन में गाय को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने पर प्रमुखता से विचार होगा। किसान की आय को बढ़ाने को लेकर और अमृतकाल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर राजकोट गुजरात में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्रीज के बैनर तले आयोजित होने वाले इस एक्सपो को गौटेक 2023 का नाम दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोग शामिल होंगे जो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर गाय से जुड़ा हुआ उद्यम कर रहे हैं और गाय को देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाना चाहते हैं। गाय दूध के अलावा गाय का यूरिन और गाय का काउडंग यानी कि गाय का गोबर, तो यूरिन से जुड़ी हुई गौमूत्र से बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं, बायोपेस्टिसाइड बनते हैं, फिनाइल, साबुन, शैम्पू से लेकर के अनेक कॉस्मेटिक आइटम बनती हैं। उनके वहाँ स्टॉल लगेंगे, उनके एंटरप्रेन्योर आएंगे। काउडंग से जो बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायोफ्यूल, सीएनजी से लेकर के CO2, H2 बनते हैं, तो उनकी मशीनरी, उनके प्रोसेसिंग वाले, उनके स्टॉल होल्डर आएंगे। सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए GCCI के संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कथीरिया का कहना था कि गौ उद्यमिता के सारे प्रकल्प और सभी पक्ष एक साथ एक मंच पर मौजूद होने से गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और यही हमारा लक्ष्य भी है। तो गोधन की उपयोगिता को राष्ट्र निर्माण में कैसे हम उपयोग कर सके, इसके लिए एक छत्र बना करके एक ऐसे एक्सपो का, एक ऐसी समिट का, एक ऐसे एग्जीबिशन का आयोजन किया जाए, वहाँ सब कुछ गाय के बारे में लोगों के सामने नजर आए। दरअसल गौटेक 2023 के नाम से आयोजित होने वाला ये सम्मेलन निश्चित रूप से भारत की उस प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने का काम करेगा, जिसके अनुपालन करने से ही सही मायनों में भारत पुनः विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। मनीष वाजपेयी, DD न्यूज। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल के सांसदों किशन कपूर, सुरेश कश्यप, इंदु गोस्वामी व सिकंदर कुमार व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर नए प्रोजेक्टों के जल्द मंजूरी की मांग की, जिसमें 900 करोड़ की लागत से लठियाणी मंदली ब्रिज की मांग प्रमुखता से की व सड़कों के रूप में पुरानी सभी सौगातों के लिए उनका आभार प्रकट किया। आज हिमाचल प्रदेश के लोकसभा राज्यसभा के सांसद नितिन गडकरी जी से मिले और माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों को और मंजूरी दी जाए, नेशनल हाईवेज को, 4 लेन हाईवेज को। लठियाणी मंदली पुल जो लगभग 20-25 किलोमीटर के सफर को कम करेगा, ये बहुत बड़ी मांग थी। लगभग 900 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, हमने उसकी मांग की है कि जल्द से जल्द उसकी मंजूरी की जाए। पठानकोट से परौर तक का 4 लेन बन रहा है, लेकिन हमने कहा परौर से मंडी तक भी इसको 4 लेन बनाया जाए और मटौर से लेकर हमीरपुर शिमला का 4 लेन हाईवे, इसकी मांग हमने की है। नाहन के लिए बाईपास की सड़क की मांग की है और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने आश्वस्त किया है कि इन सभी पर वो गंभीरता से विचार करेंगे और निर्णय भी करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।